दोस्तों साइंस और करंट अफेयर्स का आपके एग्जाम से पहले यानी कि फरवरी 2022 तक से पहले पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल पर करवाया जाएगा। पूरे ध्यान से हमारी क्लासेस को आप लोग देखते रहें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे एग्जाम में पिछले 25 वर्षों में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं उसका रिवीजन सीरीज हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसके रिगार्डिंग हम आपको पहले से ही 300 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हमारा जो ये वीडियो है ये 301वें क्वेश्चन से शुरू हुआ है। इसके पुराने वीडियोस जो है वो चैनल पर पड़े हुए हैं, उसको भी जाकर आप लोग जरूर देखें। आज का देखो पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी। देखो क्वेश्चन आपको आसान भले लग रहा हो, लेकिन ये जो पूरा पीडीएफ है इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं और आगे भी रिपीट होंगे। तो आंसर हो जाएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान के जनक जो है, वो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हो सकता है आपको इसका आंसर ना पता हो कि केमिकल दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास जो है वो क्या होता है। तो वाटर ग्लास क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट जो होता है इसको वाटर ग्लास कहा जाता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, ये आप वाटर ग्लास देख सकते हैं, इसको केमिकल दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट। अगर आपको अभी तक ये चीज़ नहीं पता हो तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना, रिमेंबर कर लेना। ये जो सोडियम सिलिकेट होता है इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2SiO3। ठीक है, क्या होता है Na2SiO3, ये इसका फार्मूला होता है। और इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण रेत और सोडियम कार्बोनेट को पिघलाकर किया जाता है। रेत और सोडियम कार्बोनेट को पिघलाकर किया जाता है। एक्चुअल में ये केमिकल दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वाटर ग्लास, क्योंकि इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो टेक्सटाइल हो गया, कागज़ बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हो गई, पेंट हो गया, हार्डवेयर हो गया, इन सभी इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो दर्द दूर करने वाली दवाएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है। तो इनको बोला जाता है एनाल्जेसिक। ऑप्शन देखकर इसका आंसर कर देना कि दर्द दूर करने वाली जो दवाएं होती हैं जिसको हम लोग पेन किलर्स बोलते हैं, पेन किलर। तो ये जो पेन किलर्स हैं इसको हम लोग एनाल्जेसिक बोलते हैं। एनाल्जेसिक इन दवाइयों को बोला जाता है। इसके बाद में दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रोटीन किससे बनता है। तो प्रोटीन जो है ये एमिनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन जो है कई एमिनो एसिड्स आगे मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटीन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड से बनाए जाते हैं। मतलब आप ये छोटा सा एमिनो एसिड्स, इसका एक मोनोमर देख रहे होंगे, और ये बहुत सारे एमिनो एसिड्स इस तरीके से मिलकर जब एक चेन बना लेते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये प्रोटीन कहा जाएगा। यानी कि एमिनो एसिड्स का जो पॉलीमर है वो प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। देखिए दूध को जब आप पीते हैं तो उसमें हल्का सा मीठापन आपको एहसास होता होगा। तो हल्का सा ये जो मीठापन दूध के अंदर होता है इसको लैक्टोस बोला जाता है। तो लैक्टोस नाम की शर्करा होती है। इसी वजह से आपने कई बार एक एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा कि छोटे बच्चों का जो दूध का पाउडर होता है उसके ऊपर लिखा होता है लैक्टोजन। तो ये लैक्टोस वहीं से आया है। साथ ही साथ में कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो वेट लॉस वगैरह को फॉलो करते हैं वो लोग बिना शर्करा के दूध पीना चाहते हैं, तो उसमें आता है लैक्टोज फ्री मिल्क। ठीक है, तो उसका भी प्रचार आपने देखा होगा। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स जो है वो किस चीज़ को नष्ट करती है। तो अगर आपके बॉडी में बैक्टीरिया हो जाता है तो उसको नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स को नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फोटो भी कि ये एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है, और जैसे ही ये बैक्टीरिया पर डाला जाता है
तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया की जो ये वॉल होती है, ये बैक्टीरिया की जो वॉल होती है उसको ये डैमेज कर देता है। इस वॉल को यहाँ से देखो ये डैमेज कर रहा है। ये इस तरीके से जब ये दवाई जाती है एंटीबायोटिक, तो ये बैक्टीरिया की वॉल को डैमेज करता है, जिससे कि इसके अंदर का जो सेल है, सेल वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है और बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इस वजह से होता है। क्वेश्चन बनेगा कि लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो लौह का सबसे अधिक अंश जो है ये हरी सब्जियों में पाया जाता है। फिर एक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों रेलवे और एसएससी वाला भी बहुत ज़्यादा पूछता है। रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। इसमें आप देख सकते हैं रानीखेत रोग जो है उससे ग्रसित चूजे आपको दिख रहे होंगे, जिसमें कि जो मुर्गियां हैं उनका शरीर अचानक से बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। तो मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत। तो हुआ क्या था कि दोस्तों ये जो रोग है ये सबसे पहले इंडोनेशिया के एक द्वीप पर पाया गया था। उसके बाद में ये इंग्लैंड के न्यूकसल शहर में पाया जाता है। इंग्लैंड के न्यू कैसल शहर में इसको पाया गया था, जिसके बाद में इस बीमारी को न्यू कैसल डिजीज़ के नाम से भी ज़्यादा जाना जाने लगा। इस बीमारी का एक नाम है न्यू कैसल डिजीज़। एग्ज़ाम में अगर पूछे तो आंसर कर देना। अब इसका नाम रानीखेत कैसा पड़ा। भारत में इस बीमारी का जो सबसे पहला मामला है ये उत्तराखंड के रानीखेत में सन 1939 से 40 में पाया गया था, जब से इसको रानीखेत बीमारी के नाम से जाना जाने लगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि बताओ अल्जाइमर है ये मानव के किस शरीर को प्रभावित करता है। तो अल्जाइमर बीमारी अगर किसी को हो जाए तो मनुष्य के मस्तिष्क पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल ब्रेन, ये आपको नॉर्मल ब्रेन दिख रहा होगा, और ये बीमारी के बाद में अल्जाइमर ब्रेन जो है वो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, जिसमें आपका कॉर्टेक्स जो है ये पहले से ज़्यादा पतला दिख रहा होगा। इस तरफ आपको देखो चौड़ा दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ग्रंथियाँ मौजूद हैं वर्टिकल्स, ये भी आपको यहाँ पर चौड़े दिख रहे होंगे। तो ये अल्जाइमर जो है ये ब्रेन से संबंधित एक बीमारी है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो अंडाणुओं का जो निषेचन है एग्स का, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वेजिना होती है और जो ये निषेचन प्रक्रिया है फैलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं। ये जो ट्यूब आपको दिख रही है इसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है और इसी में ही अंडाणुओं का निषेचन होता है। पौधों में जैव पदार्थ का वहन किसके माध्यम से होता है। तो आंसर हो जाएगा फ्लोएम की वजह से होता है। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि पौधे के प्रत्येक भाग में पानी और खनिज लवण पहुंचना जरूरी है, साथ ही साथ में पौधों की पत्तियों में जो भोजन बनता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस में, वो पौधे के हर एक अंग तक पहुंचना जरूरी है। तो किसी भी चीज़ को हर जगह पहुंचाने के लिए एक तो फ्लोएम होता है, दूसरा होता है जाइलम। ठीक है, तो ये जैव पदार्थ मतलब पौधों की पत्तियों में जो भोजन बना है वो पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है, जमीन से पानी को पूरे पौधे के हर भाग तक पहुंचाना, जमीन से जो खनिज लवण बन रहे हैं उनको पूरे पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाना है, ये काम करता है जाइलम। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस आप याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है इत्र की जो सुगंध होती है उसकी पहचान मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरेब्रम। ये जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम मनुष्य के मस्तिष्क में जो सेरेब्रम होता है, ये सेरेब्रम ये वाला पार्ट जो है इसको सेरेब्रम कहा जाता है। ये सुगंध की पहचान करता है या फिर दुर्गंध की पहचान करता है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम वाला पार्ट आपको दिख भी रहा होगा। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि एक मेडिसिन है जिसको बोलते हैं हम लोग मतलब एंटीबायोटिक्स की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स की तरह इस्तेमाल की जाने वाली एक दवाई जिसका नाम है एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन जो है वो किससे प्राप्त होती है। तो ये बैक्टीरिया को किल करती है और ये हमें बैक्टीरिया से ही प्राप्त होती है। तो ये जो दवाई है ये बैक्टीरिया से प्राप्त होती है, इसका नाम है एम्पीसिलिन। बहुत ज़्यादा मेडिकल में इसको इस्तेमाल किया जाता है।
क्वेश्चन है कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ में सबसे अधिक सम्मिलित बनाता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन। चाहे आप कोई भी एग्जांपल देख लो, एथिलीन, एसिटिलीन, कितना भी हो, CH कार्बन और हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा मिश्रण बन जाता है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किसके द्वारा विकसित किया जा सकता है? इसका उपयोग ज़्यादातर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी के फिंगर के निशान को उभारना हो तो उसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का घोल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट का ये घोल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी ने अगर किसी कागज़ को पकड़ा है तो उसके फिंगर के जो निशान है उसको अच्छा सा देखने के लिए, उकेरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के लिक्विड का। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड की। अगर आपको डिहाइड्रेशन है तो आपको सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनती है? तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एसीटेट। ग्लूकोज एसीटेट से बनती है सेलोफोन। किससे बनती है? ग्लूकोज एसीटेट से बनाई जाती है सेलोफोन। इसके बाद में क्वेश्चन है कैंसर की प्रसिद्ध दवा जिसका नाम है टेक्सॉल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू नाम का एक वृक्ष है, यू मतलब YEW, यू नाम का एक वृक्ष है जिससे कैंसर की एक दवा जिसका नाम है टेक्सॉल वो बनाई जाती है, जिसका एक फोटो भी देख सकते हैं। ये यू नाम की वृक्ष से बनाई जाती है। चीनी यानी कि शुगर के शोधन के लिए कौन सा रंजक इस्तेमाल किया जाता है? तो बोन ब्लैक नाम का रंजक है इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा जाता है? रेयॉन को। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मतलब आपको 4-5 सिल्क के नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है? तो रेयॉन। रेयॉन जो है ये आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा किसी व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में सबसे अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा जो लिफ्ट ऊपर की ओर गति से चढ़ रही हो। मतलब अगर कोई लिफ्ट है और वो ऊपर की ओर जा रही है तो व्यक्ति को अपना भार बहुत ज़्यादा महसूस होगा, और वो लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो उसको अपने भार में कमी महसूस होगी। क्वेश्चन बनेगा हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटीरियम और 1H3 ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है 1H1, 1H2, 1H3। क्वेश्चन है द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा पारा। पारा इसका आंसर हो जाएगा। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन बनाया जाता है? तो वसा, फैट के साथ में कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन बनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? मतलब वर्टिब्रेट्स जो हैं उसकी संख्या कितनी होती है? तो पहले ये समझो वर्टिब्रेट्स होती क्या है। हाँ, रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां होती हैं, मतलब बैक साइड बैकबोन जो होती है, बैकबोन्स को ही कशेरुको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बैकबोन आप देख सकते हैं इंसान की, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो हड्डियों की संख्या है उसको ही वर्टिब्रेट्स बोला जाएगा, और वो संख्या यहाँ पर होती है 33। तो 33 संख्या होती है। देखो ऊपर से आप देख सकते हैं 7, 12, 19, 1905, 24, 2405, 29, 29 और 4, 33। तो कुल मिलाकर 33 वर्टिब्रेट्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। इसके बाद में क्वेश्चन है ग्लूकोमा किस चीज़ से संबंधित एक बीमारी है? तो ये आँखों से, नेत्र से संबंधित एक बीमारी है ग्लूकोमा। इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि इस बीमारी को काला मोतिया भी कहा जाता है। ग्लूकोमा को काला मोतिया भी कहा जाता है, जिसमें कि ऑप्टिकल नर्वों को नुकसान पहुंचता है। मतलब वो नर्वें जो आँख से और माइंड, जो चीज़ हमने देखी, जो आँखों से प्राप्त हुए सिग्नल को माइंड तक भेजने का काम करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमा। मतलब काला मोतिया उसी को बोला जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि ये इधर वाली कनेक्शन वाली जो नस होती है वहाँ पर दिक्कत शुरू हो जाती है, तो इसी को बोला जाता है ग्लूकोमा।
फिर उसके बाद में क्वेश्चन है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 330 है फोटोग्राफी में कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफी के लिए। डायनासोर को कौन से कैटेगरी में रखा जाता है, आंसर हो जाएगा मेजोइक सरीसृप। मेजोइक सरीसृप में इसको रखा जाता है। इसके बाद में है डायनामाइट का प्रमुख अवयव कौन सा है, तो नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट का मेन कंपोनेंट है। डायनामाइट का मेन कंपोनेंट है नाइट्रोग्लिसरीन। इसके बाद में आता है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है, तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में जो उपस्थित मुख्य धातु है वो है मैग्नीशियम, तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। इसके बाद में क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, क्या करता है, गामा किरणों को। कोबाल्ट 60 जो है ये रिलीज करता है गामा किरणों को। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो 40 डिग्री के नीचे के ताप मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो किसी भी पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा लेकिन उसके द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा, ये चीज़ आप याद रखना। ध्वनि की चाल किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है कि वो ध्वनि किस मीडियम में चल रही, किस माध्यम में चल रही है। ठीक है, अगर वो ध्वनि ठोस में चल रही है तो उसकी आवाज़ सबसे तेज स्पीड से चलेगी, लिक्विड में उसके बाद और गैस में उससे भी कम। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो इसके लिए अनंत पर होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो पहला तो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इन तीनों के द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर हो जाएगा उसकी वेवलेंथ पर, प्रकाश की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, तो गामा रेस का वेवलेंथ सबसे कम होता है। इसके बाद में क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकल दूरी कम हो जाना। इसके बाद में क्वेश्चन है अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार किस चीज़ का बना होता है, आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का बना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो आंसर हो जाएगा 1840 गुना। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। इसके बाद में क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुख्य गुण क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा ये एसिडिक होती है। दोस्तों अगर आप साइंस के कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, मतलब ये 500 क्वेश्चन का नोट्स है जो कि पर्सनली मेरे द्वारा बनाया गया है, तो ये 500 क्वेश्चन का जो नोट्स है रेलवे के लिए परफेक्ट है, जिसमें कि 300 क्वेश्चन तो वो होंगे जो कि रेलवे में पिछले 25 सालों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। बचे हुए 200 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो कठिन प्रश्न है, नए प्रश्न है, जो कि एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। इस PDF को बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में और फोटो के साथ में तैयार किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SSC CGL 2015 का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, मतलब लगभग सभी एग्जाम के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ इसमें अच्छे से दे रखा है। तो अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस बहुत कम रखा है, मात्र 21 रुपये में आप इस PDF को ले सकते हैं। लेने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।